Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, for today the lecture is China and its strategy of integration, revivalism of Silk Routes, Belt and Road Initiative. आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिल्क रूट से रिलेटेड है और जिसमें हम चाइना और उसकी जो स्ट्रैटेजी है रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, जिसमें वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक, द इंटीग्रेशन ऑफ चाइना एंड स्ट्रेटजी ऑफ रिवाइवलिज्म. सो व्यूअर्स, बिफोर वी गो फॉर द lecture, first we have to understand the concept of integration. अब हमें इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसको कहते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है. तो इंटीग्रेशन के बारे में हमें बताया गया द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स इन एन इफेक्टिव वे, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स इनटू वन. देखिए, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली आप इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा प्रैक्टिकल काम आप करने जा रहे हैं कि जिसमें आप एक से ज़्यादा जो फिनोमेनाज हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको कंबाइन किया जाता है. मीन्स कि आपके पास बहुत सारे जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हों, उन तमाम एलिमेंट्स को आप एक कॉम्बिनेशन में ले आते हैं जिससे उसको एक ब्यूटी मिलती है, एक खूबसूरती मिलती है. तो इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन का इटसेल्फ एक लिटरली मीनिंग है कि एक ऐसा एक्शन या कोई ऐसा प्रैक्टिकल जिसमें आप वन और मोर देन टू थिंग्स जो है उसको आप कंबाइन करते हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार होगा वो इतना इफेक्टिव होगा कि उससे जो लोग हैं, जो सोसाइटी हैं या आपकी जो स्टेट्स हैं, उससे दे लर्न अलॉट फ्रॉम सच एक्शंस. ये आपके पास जो है एक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की. और द अदर साइड हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टू थिंग्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो एक हो जाए. क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सीपैक से रिलेटेड है, हम रीजनल कनेक्टिविटी को पढ़ रहे हैं अंडर सीपैक. तो हमें पता है कि हमने ऐसा इफेक्टिव जो है वो तरीक़ाकार को बनाना है, इतना उसको आपने जो है वो उसमें एक ब्रिलियंट जो है उसका आउटकम हमें चाहिए, ताकि जो आपकी रीजनल लेवल पर स्टेट्स हैं या जो रीजनल सोसाइटीज़ हैं वो भी उससे दे एटलीस्ट लर्न समथिंग. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है इटसेल्फ एक इफेक्टिव प्रोसेस है, एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिससे जो स्टेट्स हैं वो भी फ़ायदा लेती हैं और जो सोसाइटीज़ हैं वो भी इससे फ़ायदा लेती हैं. अब वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीग्रेशन इन अ पॉलिटिकल सेंस. अब हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल सेंस में हम इंटीग्रेशन को किस तरह यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखिए, द इंटीग्रेशन इन अ पॉलिटिकल सेंस एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आर रिलेटिंग टू द सोशल साइंसेज इन ब्रॉडर सेंस एंड नैरोली टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक साइंसेज. अगर आप इंटीग्रेशन को जो है हम ये इसको पॉलिटिकल सेंस में लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हम जो है ये रिलेट करता है सोशल साइंसेज से ब्रॉडर सेंस में. अगर आप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को आप साइंसेज की हद तक देखें या पॉलिटिकल साइंस को आप देखें, देन आप इंटीग्रेशन को देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की नज़र से, तो उसका जो इमेज है वो आपको एक ब्रॉडर सेंस देगा. लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन को जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो है साइंसेस की उससे देखेंगी तो वहाँ पर आपको एक नैरो, एक तंग नज़र व्यू आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की पॉलिटिकल साइंस की या इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो साइंस इट मीन्स कि आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की अपग्रेडेशन की बात हो रही है. तो हमें पता है कि हमने सोसाइटी को अपग्रेड करना है. सीपैक इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ जहाँ से सीपैक गुजरेगा आप सोसाइटी को अपग्रेड करोगे. आप वहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, फील्ड्स, क्रॉप्स, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ऑलरेडी आप वर्कआउट करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया ये वो तमाम चीज़ें जो सोशल सेटअप की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, अगर आप इंटीग्रेशन को जो है
पॉलिटिकल व्यू में देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक ब्रॉडर सेंस देगा, मीन्स पॉलिटिकल साइंस की नज़र से देखें। लेकिन आप इसको प्योरली अगर पॉलिटिक्स की नज़र से देखेंगे तो वो एक तंग नज़र व्यू आपको आएगा, मीन्स कि वहाँ पर आप जो पॉलिटिक्स है वो इट सेल्फ, हम ये कहते हैं कि स्ट्रगल फॉर पावर है, जिसमें आप अपने जो है वो इंटरेस्ट की बात करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। एक पार्टी जो है वो अपना सोचेगी, वो मुल्क का नहीं सोचती, वो अपना ही फॉर एवर उसको कंसर्न होगा कि हमने इलेक्शन किस तरह जीतना है, हमने नेक्स्ट इलेक्शन को किस तरह सिक्योर करना है, हमने अपने पॉलिटिक्स को कैसे लेकर चलना है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस की नज़र से देखेंगे इंटीग्रेशन को तो ये आपको एक बहुत बड़ा सेंस देगा, एक लिबरल इसका जो सेंस है वो आपको नज़र आएगा। फर्दर स्टैब्लिशिंग यूनिफाइड लॉ फ्रेम, अब इंटीग्रेशन जो है बेसिकली एक यूनिफिकेशन की तरफ इशारा है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ यूनिफाई करती है, आपको यूनाइट कर रही होती है। क्रिएटिंग कॉमन इंस्टीट्यूशंस, इंटीग्रेशन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में अगर बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस को सामने रखते हुए तो हम देखेंगे कि आप इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि आप कॉमन इंस्टीट्यूशंस बनाएं। कॉमन इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि आप सब इदारों को एक साथ लेकर चलें, सबको सुने, सबकी राय को, सबकी ओपिनियन को सुना जाए और उसके बाद कंबाइन फैसला दें। देन डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, अब इंटीग्रेशन का ये भी मतलब है कि आप डिसीजन मेकिंग सेंटर्स बनाए, मीन्स कि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। आप अपने आप को जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि हमने अपने मुल्क को इंटीग्रेट करना है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। देन प्रोजेक्टिंग आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन का ये भी मतलब होता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करती है, आपकी आइडेंटिटी को जो है फर्दर इन्हांस करती है, ना कि उसे जो है किसी किस्म के प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाए। तो दैट इज व्हाट मीन बाय इंटीग्रेशन। और जब आप सीपैक को सामने रखोगे तो हमें देखना है कि पाकिस्तान और चाइना किस तरीके से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को इस वक्त वो यूज कर रहे हैं। तो अगर इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा जाए देन वी केम टू नो कि यस बोथ आर एंगेज इन मेकिंग देयर वे फॉरवर्ड बाय डेवलपिंग सच यूनिटी इन बिटवीन या अमंग देमसेल्फ। इसी तरह हमारे पास एक स्कॉलर हैं कैंट, जिन्होंने अपनी जो वर्डिंग्स हैं उसको कोट किया और उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था परपेचुअल पीस। और वो इस ऐसे में जो है बेसिकली जो रीजनल इंटीग्रेशन है या सिंपल जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होती है उसके बारे में उन्होंने बात जो है वहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगर आप इस मैप को देखिए तो ये बेसिकली वो मैप है जो आपको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाता है। अब जब आप इंटीग्रेशन की बात करो तो इसमें तमाम जो एंगल्स हैं आपको क्लियर हो जाते हैं, आपने तमाम चीज़ों को इन्हांस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, कॉमन एंड वेलफेयर, देन आप ग्लोबल परपेचुअल पीस, फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन इन पॉलिटिकल सेंस, लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, एस्टैब्लिशिंग कॉमन इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर, देन लिमिटिंग स्टेट सॉवरेनिटी, ग्लोबल इंटीग्रेशन इन पॉलिटिकल सेंस, एंड देन ये जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली कैंट ने इसको फेवर किया और उसने कहा कि इंटीग्रेशन में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम इसको गो थ्रू करेंगे और इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इनको प्रैक्टिकली करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि यस हमें इंटीग्रेशन चाहिए। और इंटीग्रेशन सिर्फ एक एंगल से नहीं चाहिए, इंटीग्रेशन में तमाम खसूसियात शामिल होती हैं। ये बेसिकली कैंट का मानना था। अब अगर हम जो है चाइना की फर्दर बात करें जिसमें उसने जो अपने सिल्क रूट है उसको बताया है, तो चाइना का जो बेसिकली एम है कि इस सिल्क रूट को दोबारा जो है वो रिवाइव किया जाए, जिसे हम दी स्ट्रेटजी ऑफ रिवाइवलिज्म भी कहते हैं। इसमें जो है बेसिकली रिवाइवलिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को रिस्टोर करते हैं, अ टेंडेंसी और डिज़ायर टू रिवाइव और रीस्टोर, किसी चीज़ को रिवाइव करना, किसी चीज़ को रीस्टोर करना उसकी अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। अब ज़रा सिल्क रूट को देखा जाए कि सिल्क रूट बेसिकली है क्या, तो हमें पता चलेगा कि सिल्क रूट जो है ये एक हिस्टोरिक
ट्रेड रूट था जिसकी जो डेट है वो आपको 2nd सेंचुरी में मिलेगी और 14th सेंचुरी तक इसको आप जो है हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा गया है। बेसिकली ये जो सिल्क रूट है जिसे आज हम शायराए रेशम भी कहते हैं, जो आपके सामने इस वक्त इस तस्वीर में इस पिक्चर में विजिबल है, ये तो 21st सेंचुरी की पिक्चर है। आज से सेंचुरीज अगो यहाँ पर इस किस्म की कोई रोड नहीं थी। रूट ज़रूर था ये, लेकिन यहाँ पे जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मौजूद नहीं था। इस वजह से चाइना ने इसको दोबारा रिवाइव किया और इसको यहाँ पर हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना दी गई और वही अथॉरिटी जो है वो इस सिल्क रूट को जो है मॉनिटर कर रहा है। देन ये जो सिल्क रूट है ये स्ट्रेच हो रहा है एशिया टू द मेडिटेरेनियन, देन फर्दर चाइना, देन इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस एंड इटली, बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ऑल्सो नोन एज कराकोरम, जिसे हम KKH भी बोला जाता है, कराकोरम हाईवे। पाकिस्तान और चाइना के मिड में जो सिल्क रूट है, बेसिकली ये जो सिल्क रोड है, ये कराकोरम की हैसियत से जाना जाता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है बेसिकली कि ये सिल्क रूट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ट्रेड। एंशियंट एराज में इस रूट पे जो है वो ट्रेड की जाती थी। तो अब व्हेन इट कम टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये हमें कराकोरम हाईवे जो अभी बनाई गई है और जिस मजीद रोड्स जो हैं इसके साथ कनेक्ट की गई हैं, तो हम कराकोरम जो हाईवे है इससे हमें पता चलता है कि ये सिल्क रूट का एक हमें डाइवर्जन दी गई है। अब अगर हम इस सिल्क रूट को इसको ज़रा देखा जाए और हिस्टोरिकली, तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली इसको सिल्क का नाम दिया ही इसलिए गया है बिकॉज इस रोड पे जो है वो हैवी सिल्क ट्रेडिंग होती थी और यहाँ पे जो है बहुत ही वैल्यूएबल फैब्रिक्स जो हैं, मींस के कपड़े का कारोबार होता था। जो सिल्क है वो भी इसी कैटेगरी में शामिल है और स्पेशली चाइना में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था। देन फर्दर इसमें और भी बड़े आपको जो है वो फैब्रिक्स के अलावा मुख्तलिफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, मेटल वर्क, प्रेशियस स्टोन्स, ये भी इसका हिस्सा थे और इसी रूट को यूज़ करते हुए ट्रेड किया जाता था। देन इन 2013 चाइना ने जो है वो इसको अनाउंस किया, एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी दी कि वो इसको जो है रिवाइव करेगा सिल्क रूट को, देन कनेक्टिंग इट विद मोर देन 60 कंट्रीज in Asia, Europe, Africa and the Middle East. Then further, the opening of the Silk Route brought many products that would have a big impact on the West. Many of these commodities had their roots in China and included gunpowder and paper. These became some of most traded goods between China and its Western trading partners. Paper was especially important as it eventually led to invention of the printing press, which gave way to newspapers and books. I hope स्टूडेंट्स के आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये रूट इतना इम्पॉर्टेंट है। इस पे वेस्ट पर क्या असरात आएंगे या क्या असरात इस पर पहले होते थे, या इस CPEC के अंडर जब हम इसको रिवाइवलिज्म की बात करें इस रूट को, तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये होगी कि एक रूट दे दिया गया है जो कि गवादर से ऑनवर्ड जाएगा। तो ये जो सिल्क रूट है बेसिकली कहा गया कि ये बहुत सारे रीजन्स को कनेक्ट करेगा, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट करेगा। और ये आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये ओल्ड इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशन है कि इस रूट को कनेक्ट किया जाना था। अनफॉर्चुनेटली सम पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से इस रूट को इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन हमने देखा कि 2013 में बिकॉज ऑफ द रीजनल चेंज, रीजन की सतह पर जो चेंज आया, उस चेंज ने फोर्स किया चाइना को कि वो एक बड़ा कदम उठाए और CPEC जो है फाइनली लॉन्च किया टू रिवाइव दिस सिल्क रूट। अब अगर फर्दर हिस्ट्री की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो सिल्क रूट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इट वॉज सो पॉपुलर ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी फ्रॉम 618 टू 907 AD।
ये बहुत फेमस था। टैंग डायनेस्टी, ये एक एम्परर हैं जिनका नाम है जोंग ऑफ टैंग। ये 7th एम्परर थे टैंग डायनेस्टी के, और इनके वक्त में ये जो सिल्क रूट है इसको यूज़ किया गया था। और बेसिकली ये रूट जो है वो क्यों यूज़ किया गया था, बिकॉज सिल्क रूट वॉज अ मीन्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड कल्चर्स, जिसमें गुड्स एंड कल्चर्स को एक्सचेंज किया गया। देन इट ऑल्सो सर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, arts, and other fields of study. Silk Route was also helped missions by Buddhist European monks and was instrumental in spreading Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and other religions throughout the regions served by the routes. अब देखिए कि ये एक सिल्क रूट आपको मिला, और उसी एक सिल्क रूट की वजह से आप दुनिया के साथ जुड़े, आपने कनेक्ट किया अपने आप को। और ये अब क्योंकि सेंचुरीज अगो की बात है, सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि हिस्ट्री इटसेल्फ प्रेजेंट है, और हिस्ट्री ही हमें सब कुछ इसके बारे में प्रूफ दे रहा है कि इस रूट को जो है बेसिकली चाइना ने मुख्तलिफ जो मकासद हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए यूज़ किया है। अब रिवाइविंग द सिल्क रूट, अब इस रूट को क्योंकि आपने दोबारा से रिस्टोर करना था। मैप आपके सामने इस वक्त आ रहा है जो कि 21st सेंचुरी का मैप है, और हमें पता चलता है कि 2013 में चाइना ने जो है ऑफिशियली इस रूट को अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग उन्होंने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि मोर देन 152 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्लान दिया उन्होंने विद अ 900 बिलियन US डॉलर्स, जिस स्ट्रेटजी को नाम दिया गया वन बेल्ट वन रोड ओबोर। ये याद रखिएगा, वन बेल्ट वन रोड ओबोर का नाम इस प्रोजेक्ट को दिया गया, जो कि 152 कंट्रीज में जो है इसको इनिशिएट किया गया, और जिसमें जो है 9 बिलियन US डॉलर्स जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की गई। फर्दर द प्रोजेक्ट वाज वे टू इम्प्रूव चाइनाज interconnectivity with more than 60 other countries in Asia, Europe, and East Africa. Further, also known as the Belt and Road Initiative, जिसे हम BRI भी कहते हैं, जो कि फर्दर जो है इसमें कनेक्टिविटी में अपना पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है। लेकिन रोड एंड जो बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे आपको सी रूट्स भी मिलते हैं और लैंड रूट्स भी मिलते हैं, और ओबोर जो है ओबोर में भी आपको जो है वो जो है सी रूट भी मिलेगा और लैंड रूट भी मिलेगा, लेकिन ओबोर में जो है लैंड रूट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। फर्दर इट कनेक्ट्स चाइना एंड सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। चाइना व्यूज द वेंचर एज एन इम्पॉर्टेंट वे टू इम्प्रूव इट्स डोमेस्टिक ग्रोथ। इट ऑल्सो सर्व एज अ वे टू ओपन अप न्यू ट्रेंड्स मार्केट्स फॉर चाइनीज गुड्स, गिविंग द कंट्री the cheapest and easiest way to export materials and goods. अब इस तमाम चीज़ को अगर हम कंक्लूड कर लें तो हमें पता चलेगा कि चाइना ने बड़ी सेंसिबली एक चीज़ को अनाउंस किया, और स्टार्ट में चाइना ने ओबोर का कॉन्सेप्ट दे दिया। जब उसको इनिशिएट किया गया उसके बाद आया BRI, जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, और जो थर्ड आपको नज़र आ रहा है इस वक्त जिसको हम कहते हैं CPEC, तो मीन्स के चाइना ने विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप जो है CPEC की तरफ कदम बढ़ाया। और दो कि हमने देखा कि 2013 से CPEC को जो है फाइनली अनाउंस किया गया, लेकिन CPEC को डिफरेंट नेम्स दिए गए, जिसमें ओबोर का नाम भी आ जाता है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, और CPEC इटसेल्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से फेमस है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है जो चाइना इस वक्त लेकर चलना चाह रहा है, जिसके लिए चाइना इज बिजी एट मेकिंग रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पाकिस्तान एंड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप जो कि 2018 का मैप है और 21st सेंचुरी का मैप, जिसमें आपको इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है कि चाइना ने इस रूट को किस तरीके से फर्स्ट सिल्क रूट को रिवाइव किया, और ये वही सिल्क रूट है जो दहाइयों से सेंचुरीज हो चुकी हैं, जिस पर जो है जिसको पहले भी यूज किया गया और अब भी मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज उन्होंने यूज किया, एंड आफ्टर दिस अब भी इस जो रूट है उसको दोबारा इसको जो है वो जिंदा किया गया, अलाइव किया गया ऑन द नेम ऑफ द चाइनीज रिवाइवलिज्म स्ट्रेटजी। उसके तहत इसको दोबारा रिवाइव किया गया।
क्योंकि आपने अब इसमें तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। चाइना ने सी रूट्स भी देखे, जिसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव भी आया, और फिर ओबोर का कॉन्सेप्ट भी देखा, जो कि जिसका जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो रोड्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। और सी पैक इटसेल्फ जो है वो सी से ही स्टार्ट होगा। और आप ये देख लीजिए कि जिन एरिया से ये गुजर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास फिलिपाइंस है, वियतनाम है, मलेशिया है, देन आप इसको जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर आप आएंगे अरेबियन ओशन से और इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी, देन पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये आएगा इसकी एक जो रूट है वो काश्मीर, एंड देन चाइना। और आप अगर लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे वेस्ट की तरफ, तो ऑन वेस्ट वी हैव अफगानिस्तान, एक रूट इसकी अफगानिस्तान जाएगी, वहां से फिर फाइनली सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से जो है ये आपको मिडिल ईस्ट लेकर जाएगा और फर्दर यूरोप, एंड देन फर्दर आगे इसके एम्स जो हैं वो आपके सामने। तो मतलब बताने का मकसद ये हो गया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि सीपैक का नाम दिया गया, लेकिन इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये याद रखिएगा कि ओबोर से है, वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट आता है, फिर BRI का कॉन्सेप्ट आ गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड देन हमने कहा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से इसको जो है फर्दर इनिशिएट कर दिया गया। अब अगर देखा जाए तो ओबोर जो है एक तरफ इनिशिएट किया गया, और 2016 के मिड तक चाइना ने मुख्तलिफ माइलस्टोन्स को अचीव किया, चाइना ने अपने टारगेट्स को अचीव किया, और चाइना ने जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डील्स जो हैं वो 2016 तक उसको इनिशिएट किया डील्स की। और देन हमने देखा कि जनवरी 2017 में एक रेल सर्विस जो है जिसको स्टार्ट किया गया, जो कि ईस्ट विंड जो है के नाम से जानी गई ट्रेन। और ये ट्रेन जो थी बेसिकली स्टार्ट हुई जो फ्रॉम बीजिंग टू लंदन, ठीक, और लंदन तक ये जा रही है थ्रू द इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए आप लंदन जा रहे हो, और द 16 to 18 डे जर्नी जो है वो आप इस के थ्रू आप करते हो, जिसमें 7500 माइल्स जो हैं वो आप जो है वो कर रहे होते हो, इसको कवर करते हो। और ये बहुत चीप जो है आपको रूट पड़ता है, क्योंकि ये एक टोटली अल्टरनेटिव है टूवर्ड्स वाइल यू ट्रैवल बाय सी। तो आप अपना जो टाइम है वो भी सेव करते हैं, आप फ्यूल भी सेव करते हैं, और इसके अलावा जो है आप ईजीएस्ट तरीके से आप वेस्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। मींस जो वेस्टर्न यूरोप है, ईस्ट से होते हुए आप वेस्ट की तरफ जाते हैं। देन फर्दर जो है अदर की ओबोर रूट्स गो फ्रॉम चाइना टू 14 मेजर यूरोपियन सिटीज। अब इसी ओबोर की जो कॉन्सेप्ट है, जो चाइना की रिवाइवलिज्म पॉलिसी है, इसके थ्रू आप फर्दर जो चाइना है वो 14 मेजर यूरोपियन सिटीज के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी माइलस्टोन जो है वो चाइना ऑलरेडी 2016 तक अचीव कर चुका है। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आज के लेक्चर से सेटिस्फाई हुए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कोट कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट, जो स्टूडेंट्स हमारे पास नए आए हैं, न्यू कमर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, m.abdullah education official, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।